नमस्कार विद्यार्थियों। हम मोहम्मद तुगलक की योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। उसकी अगली जो योजना है वो है खुरासान व कराचल पर विजय की योजना। तो बर्नी के अनुसार कुछ विदेशी अमीरों की सलाह पर मोहम्मद तुगलक ने खुरासान और ईरान विजय की योजना बनाई। उसके लिए उसने 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना का संगठन किया और इन सैनिकों को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन के रूप में भी दिया। किंतु इस योजना की क्रियान्विति भी नहीं हो सकी और इस सेना को भंग कर दिया गया। इस योजना के परित्याग का कारण यह बताया गया कि मध्य एशिया की राजनीतिक स्थिति में अब परिवर्तन हो चुका था और इसलिए अब वहाँ सेना भेजना खतरनाक हो सकता था। इस प्रकार खुरासान विजय की ये योजना बिना कार्यान्वित हुए ही त्याग दी गई। इस योजना से सुल्तान को काफ़ी हानि उठानी पड़ी। पहला तो आर्थिक दृष्टि से राज्य को इससे बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि इतनी बड़ी सेना को साल भर का वेतन या तनख्वाह मुफ्त में देना पड़ा। दूसरा, सेना से निकाले गए सैनिकों के सामने अब बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई थी और उन्होंने देश में संतोष का वातावरण उत्पन्न कर दिया। और तीसरा और सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम इस योजना का हुआ वह जनता में सुल्तान की छवि भी इससे खराब हो गई। देखा जाए तो ये योजना मूल रूप से ही दोषपूर्ण थी और राज्य के साधनों पर अत्यधिक भार डाले बिना इतने दूरस्थ प्रदेश को जीतना संभव भी नहीं था। और यदि जीत भी लिया जाता तो जैसा कि मध्य एशिया की राजनीति में हमेशा चलता रहता था कि उस प्रदेश पर लंबे समय तक अधिकार रखना भी बहुत कठिन था। इसलिए योजना प्रारंभिक रूप से ही अच्छी योजना नहीं थी या समझदारीपूर्ण योजना ये नहीं थी और इस योजना का क्रियान्वयन भी नहीं हो पाया। अगली बात हम करते हैं कराचल पर चढ़ाई की। तो 1337-38 में कराचल पर चढ़ाई की का कार्य किया गया। कुछ इतिहासकार इसको कराचील भी कहते हैं। कराचल का जो राज्य है वो हिमालय की तराई में स्थित था और आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार ये कुमायूं जिला इसमें था। तत्कालीन इतिहासकारों द्वारा मोहम्मद तुगलक के कराचल पर चढ़ाई के अलग अलग कारण बताए हैं, किंतु उसमें इब्न बतूता द्वारा बताया गया कारण जो है वो अधिक ठीक प्रतीत हमको यहाँ पर होता है। इब्न बतूता के अनुसार इस क्षेत्र पर अधिकार करना सुल्तान की सीमांत नीति का एक भाग था, जिसका उद्देश्य उत्तर में किलेबंदी की श्रृंखला को पूर्ण करना था और इसके लिए हिमालय की तराई में स्थित राजपूत राज्यों पर अपना अधिकार स्थापित करना, अपनी स्थिति सुदृढ़ करना सुल्तान आवश्यक समझता था, क्योंकि इब्न बतूता के अनुसार हिमालय की तराई में स्थित स्वतंत्र राजपूत राज्यों पर चीनी अतिक्रमण से मोहम्मद बिन तुगलक कुछ चिंतित हो गया था। कराचल पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने भतीजे खुसरो मलिक के अधीन 10,000 सैनिकों की एक सेना भेजी। उसने खुसरो मलिक को स्पष्ट रूप से बता दिया था कि सैनिक कार्रवाई कहाँ तक करनी है और कहाँ सेना को रुकना है। खुसरो मलिक ने आक्रमण किया और उसने जिद्दा पर अधिकार कर लिया। सुल्तान ने उसको जिद्दा से आगे ना बढ़ने के लिए कहा था। उसने आदेश दिया था कि जिद्दा यदि अधिक्रमित कर लिया जाए तो उसके बाद में आगे नहीं बढ़ना है। किंतु अपनी सफलता से उत्साहित होकर खुसरो ने सुल्तान के आदेशों की परवाह न की और उसने तिब्बत की ओर भी बढ़ना शुरू कर दिया। किंतु जैसा कि इतिहासकार बताते हैं कि शीघ्र ही बरसात का मौसम शुरू हो गया या वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई और सेना में बीमारी फैल गई। यही नहीं पड़ा, पहाड़ी के निवासियों ने विशाल पत्थरों के खंड ऊपर से सेना के ऊपर फेंके, जिससे भारी मात्रा में सेना को नुकसान हुआ।
इब्न बतूता बताता है कि इस आक्रमण के पश्चात केवल 3 सैनिक ही बचकर दिल्ली लौट पाए। यद्यपि इस विपत्ति के लिए पूरी तरह खुसरो मलिक जिम्मेदार था और उसके लिए सुल्तान बिल्कुल भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता था, किंतु फिर भी चूंकि किसी भी विजय या पराजय के लिए अंतिम रूप से सुल्तान को ही उत्तरदायित्व दिया जाता है, अतः सुल्तान को इसके दुष्परिणामों का सामना करना पड़ा और उसकी एक बहुत बड़ी सेना इन आक्रमणों में नष्ट हो गई और जनता में भी भारी असंतोष उत्पन्न हुआ। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की कराचल और खुरासान पर चढ़ाई की योजना भी पूर्णतः असफल सिद्ध हुई या ये योजना भी कारगर नहीं हो पाई। इस प्रकार हमने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो कि अपने समय का महान विद्वान था, उसने 5 योजनाएं लगभग अपने समय में चलाई और ये योजनाएं कुछ विद्वान 4 योजना कहते हैं। वो दीवाने कोही की स्थापना को दुआब में करवद्दी के सुधारों के साथ में जोड़कर अलग से उसका वर्णन नहीं करते। तो इस प्रकार मोहम्मद तुगलक के द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं को हमने जिक्र किया, उन योजनाओं के कारण, उनकी क्रियान्वयन और उनके असफलता के कारण, और उन योजनाओं का सुल्तान के ऊपर की असफलता का सुल्तान के ऊपर दोषारोपण की हमने बात कही। इस प्रकार ये जो सुल्तान की योजनाओं का जो टॉपिक है वो लगभग हमने पूरा देख लिया है। अब हम अगले व्याख्यान में फिरोज तुगलक की विभिन्न कल्याणकारी कारणों के बारे में, फिरोज तुगलक के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।